Hello students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता और बच्चों इस समय मैं आपको मैनेज करा रहा हूँ क्लास 11 के लिए बिजनेस स्टडी। और आज मैं आपको बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड द चैप्टर नेम इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इस चैप्टर में आप जो मैनेज करोगे मैं उसके कंटेंट्स एक बार आपको दिखा दूं। आप इसमें मैनेज करेंगे सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप ले लें। A business enterprises is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprises is separate as distinct units of business. Every business entity adopt some form of business organization to carry out business activity. Business enterprises may be classified into three broad categories: private sector, public sector और joint sector. तो बच्चों किसी भी बिजनेस को हम मेनली तीन तरह के ग्रुप में अलोकेट कर सकते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसपे कंट्रोलिंग और ऑनरशिप प्राइवेट पर्सन की होती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। पब्लिक सेक्टर वो इंडस्ट्री होती है, वो बिजनेस होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिस पर पूरी तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होती है। और बच्चों कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसमें होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इंटरफेरेंस, इसमें दोनों मिल करके काम करते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। तो चलिए तीन तरह के हम कैटेगरी बना रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस की, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर। आइए दो लाइन जरा तीनों के बारे में देख ले। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें ओनरशिप और कंट्रोलिंग प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, तो वही मैंने आपको डिफाइन किया है। The business enterprises which are owned, controlled and managed by private sector individual are known as private sector enterprises. These enterprises work with the main motive of earning profit. That is Reliance India Limited, Tata Company, Birla Company, Wipro, etc. etc. तो प्राइवेट सेक्टर वो इंडस्ट्री होती है जिसपे पूरी तौर पर कंट्रोलिंग ओनरशिप प्राइवेट पार्टी के पास होती है और इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जबकि पब्लिक सेक्टर में वो एंटरप्राइजेस आएंगे जिस पर पूरी तौर पर गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होती है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, पब्लिक को बेटर सर्विसेज देना होता है। तो चलिए जरा एक बार रीडिंग लगाइए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। द बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। These enterprises work with the main motive of services, that is example है SAIL, SAIL, इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं गेल, एग्जांपल GAIL, इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका तीसरा एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब लास्ट बात करते हैं ज्वाइंट सेक्टर की। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये वो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम करते हैं। इसमें मेनली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डे टू डे की रूटीन वर्क होगा वो प्राइवेट पर्सन के पास होगा और जो इस पे कंट्रोलिंग होगी, जो इसमें मैनेजमेंट और पॉलिसी मेकिंग का काम होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा। तो ये देखिए ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, द बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज ज्वाइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। In these enterprises, the day-to-day management lies in the hands of private entrepreneurs, whereas government control and supervision by its member in board of director. Example इसके मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आइए अब हम आपसे बात करेंगे फिर से एक बार प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को भी फिर हम फर्दर कई कैटेगरी में एलोकेट कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड दीज आर form of private sector enterprises. The private sector enterprises can function and run by adopting any of the following form. तो ये different types of private sector enterprises. प्राइवेट सेक्टर आप स्टार्ट कर सकते हो सोल प्रोप्राइटर के रूप में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में या फिर कंपनी के फॉर्म में। तो आइए
पहले बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर। तो बच्चों जैसा कि नाम से क्लियर है, सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस है जिसकी कंट्रोलिंग और ऑनरशिप सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। वन मैन आर्मी हम लोग इसे बोलते हैं, क्योंकि एक ही बंदा बिजनेस में पूरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करता है, वही बिजनेस के डिसीजन लेता है, पॉलिसी बनाता है, कंट्रोलिंग करता है। जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने अकेले इन्वेस्टमेंट करी है, इससे वो सारा का सारा प्रॉफिट उसका खुद का अपना होगा, उसके साथ प्रॉफिट शेयर करने कोई नहीं आएगा। सेम लाइक अगर बिजनेस में कोई रिस्क हुआ तो सारे रिस्क भी उसको अकेले झेलने पड़ेंगे, उसके साथ रिस्क बियर करने भी कोई साथ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, सोल प्रोप्राइटरशिप के मामले में जो लायबिलिटी होती है वो पूरी की पूरी इंडिविजुअल आपकी लायबिलिटी होती है। और बच्चों ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मान लो आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में है और बिजनेस पूरी तरह फ्लॉप हो गया, फेल हो गया और आप कर्जे में आ गए। अब इतना लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई, इतना कर्जा आपके ऊपर आ गया कि अगर आप पूरा बिजनेस बेच भी दो तो भी आप अपने कर्जे नहीं उतार सकते हो। मान लो मैं एक सोल प्रोप्राइटर के रूप में बिजनेस कर रहा हूं और मेरे पास 500 करोड़ का कर्जा आ गया मेरे ऊपर, 500 करोड़ का मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गई। अगर मैं अपना पूरा बिजनेस बेच भी दूं तभी मैं मैक्सिमम 200 करोड़ से ज्यादा नहीं निकाल सकता। बिजनेस की तमाम एसेट्स वगैरह बेचकर भी मैं केवल 200 करोड़ निकाल पाऊंगा। तो फिर क्या होगा? सबसे बुरी बात अब आपको बताता हूं, ये होगा कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिन्हें मुझसे पैसे लेने हैं, वो बिजनेस की पहले तो एसेट बेच बात कर जो रिकवर कर पाएंगे सो ठीक। पता चला 500 की लायबिलिटी मेरे ऊपर थी, 200 करोड़ वो बिजनेस से एसेट्स बेचकर निकलवा गए, अभी भी 300 करोड़ की लायबिलिटी मेरे ऊपर है। अब वो मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे और जो मेरी पर्सनल एसेट्स है उन पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके वो अपने अमाउंट्स की जहां तक रिकवरी कर सकते करेंगे और मैं इसको लिए उन्हें रोक नहीं सकता। मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि सर ये बिजनेस सर्वेंट लायबिलिटी आप मेरे घर पर क्यों चढ़े आ रहे हो, आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्यों नजर रख रहे हो? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की खास बात ये होती है कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर आप कभी लायबिलिटी में आ गए और आपके पास इतनी एसेट्स बिजनेस में नहीं है कि आप अपनी लायबिलिटी को पे कर पाओ, तो बिजनेस की एसेट्स को पहले एडजस्ट कराया जाएगा, बिजनेस की एसेट्स को सोल्ड आउट करके आपकी लायबिलिटीज का पेमेंट होगा। अगर आप अभी भी पूरी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाए तो यू आर पर्सनली लायबल फॉर दैट लायबिलिटी। आप अपनी पर्सनल एसेट बेच करके उस लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो ये देख लीजिए, सोल प्रोप्राइटर बड़ा तगड़ा रिस्क होता है लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत होता है। अगर आपके बिजनेस में अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो रहा है, बहुत हैवी प्रॉफिट्स हो रहा है, तो आपने अकेले अपने दम पर इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी वन मैन कंट्रोलिंग है, आपका वो सारा का सारा प्रॉफिट जो हुआ वो सब आपका है, वो कितना भी हो वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका है। तो नो डाउट आप रिस्क बहुत तगड़ा लेते हो, इससे प्रॉफिट्स भी बहुत तगड़ा होगा। इसलिए आप कभी कहते भी हो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, है ना। तो आप कह सकते हो सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस है जहां पर कंट्रोलिंग ऑनरशिप एक सिंगल पर्सन की होती है। ठीक है, तो जरा पढ़िए। सोल प्रोप्राइटर यानी सोल प्रोप्राइटर आप इसे वन ओनर भी कह सकते हो। अ बिजनेस ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन। एक डेफिनेशन बच्चों में आपको देना चाहूंगा J.L. हैंसन की। सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business. सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस यूनिट है जिसमें एक सिंगल पर्सन पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस में कैपिटल लगाने के लिए। आपके साथ कोई बिजनेस में और कैपिटल शेयर करने नहीं आएगा, सारी कैपिटल जो भी बिजनेस में लगनी वो आप अपने दम पर लगाओगे। सेम लाइक आप फिर सारा रिस्क भी खुद ही बियर करोगे और बिजनेस में पूरी मैनेजमेंट भी आपके पास होगी। आप अपने हेल्प के लिए अपने अंडर में मैनेजमेंट रख सकते हो, मैनेजर रख सकते हो, बट उनके ऊपर कंट्रोलिंग भी आपकी होगी। आप जैसा चाहोगे उन मैनेजमेंट के बंदों को वैसे ही करना होगा, उन मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग भी आपके हाथ में होगी। इसीलिए कभी कभी हम लोग इसको वन मैन कंट्रोलिंग या वन मैन आर्मी भी कहते हैं। आगे बढ़िए, एक डेफिनेशन और देना चाहूंगा L.H. हेने की। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड एन इंडिविजुअल as one who is responsible, who direct its operation and who alone run the risk of failure. डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेट करते हो आप, और अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसके अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है। आपके साथ कोई रिस्क भी वो कोई शेयर करने नहीं आएगा, वो रिस्क आपका होगा। ठीक है, दो डेफिनेशन और लिखी है, वो भी आप पढ़ लें, हम आगे बढ़ेंगे।
आइए जो डेफिनेशन आपने देखी है उस डेफिनेशन के बिहाफ पे बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स की। तो सोल प्रोप्राइटर का फीचर है सिंगल ओनरशिप, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट और वन मैन कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, स्मॉल साइज। ठीक है, आइए इन हेडिंग को एक बार डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हैं। आप रीडिंग लगाते रहिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं समझाना। सिंगल ओनरशिप, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हो तो ओनरशिप सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। वही बंदा बिजनेस में जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो खुद लगाएगा, सारा रिस्क अकेले झेलेगा, प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट भी वो अकेले रखेगा। उस प्रॉफिट और रिस्क को शेयर करने के लिए आपके साथ कोई नहीं आएगा। सिंगल ओनरशिप सबसे बड़ी फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बच्चों सोल प्रोप्राइटर के साथ सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपको इसको स्टार्ट करने में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाए कि आपको ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी करनी है, नथिंग। आप जब चाहो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और जब आपको लगे आपको बिजनेस नहीं चलाना तो आप बिजनेस को क्लोज कर सकते हो। ना तो फॉर्मेशन में और ना ही क्लोजर में आपको किसी भी तरह की कोई बहुत खास लीगल फॉर्मेलिटी की पूरी करने की जरूरत पड़ती है। इसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं सोल प्रोप्राइटर में जो प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हुआ कि बिजनेस में अगर कोई लायबिलिटी है तो आप उस लायबिलिटीज को पे करने के लिए पर्सनली भी लायबल होगी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मान लो मैं सोल प्रोप्राइटर के रूप में कोई बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस प्लान फेल हो गया, मेरी बिजनेस पॉलिसी फेल हो गई, मेरा बिजनेस ही फेल हो गया और मैं 500 करोड़ के कर्जे में आ गया। 500 करोड़। सपोज करो मेरे पास जो बिजनेस में एसेट्स है, अगर मैं उन तमाम एसेट्स को बेच भी दूं तब भी उन एसेट्स को बेचकर मुझे मैक्सिमम मिलेगा केवल 200 करोड़। अब देखो मैं क्या होगा, अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया तो 500 करोड़ की लायबिलिटीज को मुझे पे करना है। पहले तो बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है मैंने उसको बेच बाच करके अपनी लायबिलिटीज को पे किया, बट कितनी पे हो पाई? केवल 200 करोड़। अभी भी 300 करोड़ की लायबिलिटी मेरे ऊपर चढ़ी है। तो जिन बंदों को ये पैसे मुझे देने हैं वो बंदे मुझे पर्सनली उस अमाउंट को पे करने के लिए प्रेशर डालेंगे और वो मेरे पास जो पर्सनल एसेट्स है, वो मेरे रेसिडेंशियल हाउस और जो भी मेरी पर्सनल एसेट्स है जिसका मेरे बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, वो उसको भी अटैच करके सेल करके अपने अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के मामले में जो प्रोप्राइटर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, समझ में आएगा आपको आगे जब कंपनी पढ़ाऊंगा तब। अगर मान लो ये कंपनी होती, कंपनी के रूप में मैं बिजनेस कर रहा होता, तो याद रखो कंपनी के मामले में जो कंपनी के ओनर होते हैं, शेयर होल्डर, उनकी लायबिलिटी केवल बिजनेस में जो एसेट्स है वहीं तक लिमिटेड होती है। जैसे मान लो मैं अपना बिजनेस कंपनी के रूप में चला रहा होता और मेरी कंपनी के ऊपर 500 करोड़ की लायबिलिटी है और मेरी बिजनेस एसेट्स को बेचकर केवल 200 करोड़ मिल सकता है, तो जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो मेरी केवल बिजनेस एसेट्स को बेचकर 200 करोड़ तक ले पाएंगे। बाकी 300 करोड़ जो मेरे पास फर्दर और बच गई लायबिलिटी वो उनका डूब जाएगा। उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए वो मेरी पर्सनल एसेट्स को अटैच नहीं करा सकते, क्योंकि कंपनी के मामले में जो कंपनी के मेंबर यानी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आगे चल के मैं भी पढ़ाऊंगा भी। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के मामले में प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी अगर आप अपने बिजनेस की लायबिलिटी को बिजनेस की एसेट से पूरा नहीं कर पा रहे हो तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करवा करके अपने अमाउंट रिकवर करा सकते हैं। ये उनको लीगल राइट्स होता है। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आगे बढ़िए। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपने अकेले बिजनेस में कैपिटल लगा करके सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस स्टार्ट किया है। जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट आपका, आपके साथ प्रॉफिट को कोई शेयर करने नहीं आएगा। और अगर कोई बिजनेस में रिस्क हुआ तो रिस्क भी आपको अकेले झेलना पड़ेगा, वो रिस्क भी कोई शेयर करने आपके साथ नहीं आएगा। You are solely bearer for risk and profit. Next, one man control. बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर के रूप में चल रहा है तो वो वन मैन कंट्रोलिंग बिजनेस कहलाता है। जो प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट किया है उसका बिजनेस के ऊपर पूरी तौर पर कंट्रोलिंग होती है। बिजनेस में क्या पॉलिसी बनानी है, किस तरह से एक्टिविटीज करनी है, कैसे बिजनेस चलाना है, इन सब के मामले में जो डिसीजन और कंट्रोलिंग होगी उस पर आपके साथ कोई शेयर करने नहीं आएगा। वो आप जो चाहोगे वही होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। आपके बिजनेस में आपकी पूरी कंट्रोलिंग होती है। हाँ, अपने बिजनेस में हेल्प के लिए
आप अपने अंडर में एम्प्लॉय रख सकते हो, मैनेजर रख सकते हो। ये मैनेजर आपके मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेंगे, बट ये भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। आप अपने बिजनेस के सिंगल कंट्रोलर हो, जैसा चाहोगे वैसे बिजनेस को चला सकते हो। आपको कोई किसी से इंस्ट्रक्शन या सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मर्जी आपसे सजेशन लो 10 लोगों से, लेकिन क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करते हो। वन मैन कंट्रोल। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर के मामले में बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम थिंग्स। बिजनेस और बिजनेसमैन की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब तक बिजनेसमैन है तब तक बिजनेस चलता रहेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बिजनेसमैन की डेथ हो गई, जिस दिन सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, उसी दिन से बिजनेस खत्म, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस खत्म। तो नो लीगल एक्सिस्टेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड बिजनेस। ठीक है, तो पढ़िए। A sole proprietorship has no legal identity separate from that of its owner. Law makes no difference between the owner and enterprise. Business and owner exist together. Next, lack of business continuity. जैसा अभी थोड़ी पहले मैंने कहा, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए बिजनेसमैन की डेथ हो जाए, तो जैसे बिजनेसमैन की डेथ हो गई, बिजनेस बंद, फिर ये बिजनेस आगे कोई और नहीं चला सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप यहीं पर खत्म। तो नो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, एलिमेंट एटसेट्रा विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। और लास्ट है स्मॉल साइज। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस होता है वो एक स्मॉल लेवल पर ही चलाया जा सकता है। इसकी वजह है लिमिटेड कैपिटल। बिजनेस में जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आप अकेले उतनी कैपिटल कहां तक लगा सकते हो? तो सीधा कहूंगा, जितनी कैपिटल आपके पास है बस वहीं तक बिजनेस सीमित हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी। अगर आप चाहो बिजनेस बहुत लंबे चौड़े स्केल पर चलाने जाए, तो उसके लिए फिर इतनी हैवी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। आपके पास उतनी कैपिटल थोड़ी पॉसिबल है। तो जितनी कैपिटल बस वहीं तक आपका बिजनेस लिमिटेड रह जाता है। न सिर्फ कैपिटल बल्कि मैनेजमेंट स्किल, आपकी अपनी एबिलिटी, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी अपनी एफिशिएंसी, ये सभी आपके बिजनेस की लिमिट को बांध देते हैं। आप बहुत लार्ज स्केल पर अगर बिजनेस सोचना चाहो तो उसके लिए आपको कंपनी के बारे में सोचना पड़ेगा, या बिजनेस एंटरप्राइज किसी और फॉर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। बट अकेले आप अपने दम पर बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस कभी ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर के रूप में चल रहा है तो उसकी खास फीचर्स ये भी होता है कि स्मॉल स्केल पर ही आप वो बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। तो स्मॉल साइज, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल as all the funds arranged by the one person, total management and control lies within one person only. A sole trader can arrange limited funds and has limited managerial ability, therefore the scale of operation is generally limited. तो ये थे बच्चों फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एक बार फिर से दिखा दो। सिंगल ओनरशिप, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजिली होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्क बेरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट, one man control, no separate legal entity, lack of business continuity और small size। चलिए अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स की। इस बिजनेस के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहले फायदे की बात करें तो ये बात करते हैं मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला हेडिंग देख ले, क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंशियलिटी, डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, ये आपके एडवांटेज है। आइए एक एक की बात करें। पहले बात करेंगे क्विक डिसीजन। बच्चों, अगर आप किसी और बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करो, जैसे पार्टनरशिप की बात करो, कोई काम होना है या नहीं होना है, इस बात पर डिसीजन होना है और आपका बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में चल रहा है, तो चलिए पहले सारे पार्टनर से बैठकर डिस्कशन करिए। सारे पार्टनर जब एग्री हो जाए तब वो काम होगा, अगर एग्री नहीं है तो फिर वो काम हो ही नहीं सकता। अब पता चला डिस्कशन में कितना टाइम निकल जाएगा, डिसीजन लेते लेते पता चला वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल गई। सेम लाइक अगर आप अपना बिजनेस कंपनी के फॉर्म में चला रहे हो तो वहां भी यही है, कंपनी कोई काम करे या ना करे इस बारे में अगर डिसीजन लेना है तो इसके लिए कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में टॉपिक डिस्कशन होगा, फिर फाइनल जजमेंट होगा। सोच के देखिए इन समय कितना फॉर्मेलिटीज में कितना टाइम लग जाएगा। पता चला जब तक डिसीजन होना था उसके पहले आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल गई। सोल प्रोप्राइटर में यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, क्विक डिसीजन। कोई काम होना है या नहीं करना,
ये हमें अपने से डिसाइड करना है। हमें किसी से एडवाइस या सजेशन या परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्विक डिसीजन, होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना। ये सोल प्रोप्राइटर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, क्विक डिसीजन। किसी भी मामले में अगर डिसीजन लेना है तो हमें किसी से डिस्कशन थोड़ी करने जाना, हम किसी से बाउंड थोड़ी डिस्कस करने के लिए। तो जो मेरा मन में आएगा वो हम कर सकते हैं। सजेशन लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इन सब में आप टाइम कभी खराब नहीं करोगे। क्विक डिसीजन ये आपका एक सबसे बड़ा फीचर्स होता है सोल प्रोप्राइटर का, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने के लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर में हर इंफॉर्मेशन, पॉलिसी, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट सब कुछ आपके हाथ में। तो जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियल बातें, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। आपके अलावा वो कॉन्फिडेंशियल बातें कभी किसी को पता ही नहीं होती। तो सोल प्रोप्राइटर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल बातें, वो केवल आपको पता है, वो इंफॉर्मेशन किसी और को पता ही नहीं। इससे बिजनेस में बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो बिजनेस में तमाम तरह के लॉसेज हो सकते हैं। वो लॉस एटलीस्ट सोल प्रोप्राइटर वाले में नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। डायरेक्ट इंसेंटिव। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर में सारा प्रॉफिट आपका, और ये जो प्रॉफिट है ना, ये एक मोटिवेशन वाली बात होती है। अगर मुझे पता है कि मैं कोई जो काम कर रहा हूं उस काम का बेनिफिट सीधा मुझे मिलेगा, मैं जितना ज्यादा उसमें एफर्ट्स करूंगा उसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट्स होगा, और सारा प्रॉफिट केवल और केवल मेरा होगा। अगर ये बात बच्चों पता चल जाए तो नो डाउट इससे मैं और ज्यादा मोटिवेट होऊंगा और ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, बेटर परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसमें जी जान लगा दूंगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव सोल प्रोप्राइटर में होता है। प्रोप्राइटर को पता होता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होगा उस प्रॉफिट का वो अकेला तनहा मालिक है, इसीलिए वो उस अपने बिजनेस में जान लगा देता है, उसका बेनिफिट मिलता है, सारा प्रॉफिट अकेले एंजॉय करता है, इससे बिजनेस ग्रोथ करता है। तो ये बड़ा बेनिफिट्स सोल प्रोप्राइटर में है। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर में एक बहुत बड़ी बात होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हमें पता है कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूं उसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। मैंने जो किया उसी का रिजल्ट मेरे को मिला। किसी के अच्छाई का या किसी की बुराई काम का मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने अगर कोई बेटर डिसीजन लिया है तो उसका बेटर रिजल्ट मिल रहा है, अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ था तो उसका बैड इफेक्ट मुझे मिल रहा है। ये एक तरह के मेरे को सेटिस्फेक्शन देता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। तो इसकी वजह से मैं और ज्यादा बेटर जजमेंट मैनेजमेंट कर सकता हूं। पढ़िए जरा, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। देयर इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन involved in working for oneself. The success in business not only contribute to self-satisfaction but also instill in the individual a sense of accomplishment and confidence. ठीक है। और लास्ट, easy to form and dissolve। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने फीचर्स में बताया था कि सोल प्रोप्राइटर में जब कोई बिजनेसमैन अपना चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसको इसके लिए किसी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, और जब वो चाहे अपने बिजनेस को बंद कर सकता है, इसके लिए भी उसे कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। तो ये थे आपके एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर के। अब आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर की। पहले आप हेडिंग पढ़ ले, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो चलिए, पहला लिमिटेड रिसोर्सेज। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सोल प्रोप्राइटर में आपको जो भी कैपिटल लगानी है वो अपने पास से लगानी होती है, और कितनी कैपिटल होगी, जितनी कैपिटल होगी उसी हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आप बिजनेस को बहुत लार्ज स्केल पे ले जाना चाहते हो, इंटरनेशनल लेवल तक फैलाना चाहते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के मामले में ये पॉसिबल नहीं है। सो प्रोप्राइटर में आप स्मॉल स्केल तक बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी लिमिटेड कैपिटल है, आपकी मैनेजरियल स्किल लिमिटेड है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास तमाम रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसकी वजह से एक बिजनेस एक लिमिट तक रुक जाता है, उस लिमिट से ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ की चांसेस नहीं रहते। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो फिर किसी और फॉर्म में आना पड़ेगा, आइदर पार्टनरशिप और कंपनी। बट सोल प्रोप्राइटर के मामले में आपका बिजनेस एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। नेक्स्ट जिसमें डिमेरिट्स है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। जब तक बिजनेसमैन है तब तक बिजनेस चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए,
इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसी समय उसका बिजनेस बंद। तो आप कह सकते हो सोल प्रोप्राइटर के मामले में बिजनेस बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होता, तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर में बिजनेसमैन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैं पीछे कई बार एग्जांपल में भी बोल चुका हूं कि मान लो आपके बिजनेस में लॉस हो जाए और आपके बिजनेस में तमाम लायबिलिटीज आ जाए, तो बिजनेस की एसेट्स बेच करके भी अगर वो लायबिलिटीज पूरी नहीं हो रही है तो उन लायबिलिटीज को जिसे पे करना है वो क्रेडिटर्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिकवा करके अपनी अमाउंट की रिकवरी करवा सकते हैं। ये उन्हें लीगल राइट्स होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। बच्चों सोल प्रोप्राइटर में जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस के मामले में जो पॉलिसी बनानी है, जो डिसीजन लेना है, वो सोल डिसीजन लेता है। अगर वो चाहे तो किसी से सजेशन ले सकता है, बट अल्टीमेट क्या करना है उसे खुद डिसाइड करना होता है। और चूंकि आपकी या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की स्किल एक लिमिटेड ही होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी फीचर सारी क्वालिटी एक ही बंदे के अंदर आ जाएगी। तो भैया जहां तक आपकी क्वालिटी है, जहां तक आपकी एबिलिटी है, वहीं तक आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो और बिजनेस वहीं पर फिर स्टैंड कर जाएगा और ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस नहीं रह पाएंगे, बिकॉज आपकी मैनेजरियल स्किल लिमिटेड है। ठीक है, तो ये है आपके डिसएडवांटेज। एक बार फिर से देख लें, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। द सोल प्रोप्राइटरशिप is suitable for enterprises which require personal attention and limited capital, such as local grocery shop, small bakery shop, tailor shop, health clinic, doctor clinic, lawyer office, etc. तो बच्चों जहां पर पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, जैसे मेडिकल क्लिनिक, अब एक डॉक्टर पेशेंट को पर्सनली देखेगा, है ना, तो जहां पर पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ती है और जहां पर लिमिटेड कैपिटल से काम चल सकता है, वहां पर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सक्सेस है। लेकिन जहां पर बहुत लार्ज स्केल पे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत लार्ज स्केल पे मैनेजमेंट स्किल की जरूरत पड़ेगी, वहां पर फिर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नहीं सक्सेस होगा। वहां पर फिर किसी और फॉर्म में आपको बात करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप या कंपनी के सेंस में आपको बात करनी पड़ेगी। अगला टॉपिक मेरा उसी से रिलेवेंट होगा। फिलहाल सोल प्रोप्राइटर के मामले में एक छोटा सा केस लॉ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पढ़िए केस स्टडी। मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स in a local market. He take all decision about business himself without any interference from others and get all profit as reward for bearing the full risk in the context of above case. Point number 1, identify and define the form of business organization in which Manoj has formed in the business. सारा रिस्क वो अकेले ले रहा है, सारा बिजनेस में इंटरफेरेंस कोई करने वाला नहीं है, वो बिजनेस सारे डिसीजन अकेले लेता है। आप बताओ किस फॉर्म में है? तो आंसर है पॉइंट नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप। और फिर सेकंड सेगमेंट, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट फॉर्म। आपने इसे बोला सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसके कोई 4 फीचर्स आप बताएं। तो पीछे जो आपने पढ़ा था वो फीचर्स आप लिख दीजिएगा। ठीक है, एक केस और आपसे बात करूंगा। पढ़िए केस नंबर 2। श्री राम स्टार्टेड अ कन्फेक्शनरी बिजनेस अ फ्यू ईयर बैक। Due to continuous losses in business, he decided to close the business. He owed rupees 4 lakh to supplier firm who he had been taking goods on credit. His business funds are insufficient to repay the debts. Can supplier recover the funds from the personal assets of Sri Ram as his business assets are insufficient to repay the debt? Why or why not? तो बच्चों जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, राम एक कन्फेक्शनरी का बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस फेल हो गया और वो 4 लाख की कर्जे में आ गया। अब जिन बंदों का ये पैसा बाकी है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, क्या वो जब ये देख रहे हैं कि राम इंसॉल्वेंट हो रहा है, राम लॉस पे लॉस कर रहा है, तो उन्होंने अपने अमाउंट को रिकवर करनी चाहिए। लेकिन राम के बिजनेस में इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपनी 4 लाख के डेब्ट का पेमेंट कर पाए। तो क्या क्रेडिटर्स राम की पर्सनल एसेट्स को अटैच करके, उसे सेल करके अपने अमाउंट की रिकवरी ले सकते हैं? आंसर है यस, डेफिनेटली यस। और वजह है कि राम एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में है और सोल प्रोप्राइटरशिप के मामले में प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर उसके बिजनेस में इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपने बिजनेस लायबिलिटीज का उस एसेट से फुली पेमेंट कर पाए, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो अपने बैलेंस अमाउंट के लिए आपकी पर्सनल एसेट्स को अटैच करा करके उससे अमाउंट की रिकवरी ले सकते हैं।
बिकॉज प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और यही मैंने आपको आंसर दिया है, यस सप्लायर कैन रिकवर हिज डेब्ट फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ श्रीराम एज ही इज अ सोल प्रोप्राइटर ड्यू टू फीचर ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो ये था बच्चों आपका केस। अब हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।